बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ तैयब इनायत और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। जैसा कि आप जानते हो कि हमने इससे पहले हमारे 5 लेक्चर्स हो चुके हैं और लास्ट लेक्चर में हमने प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था, जैसे कि चैप्टर नंबर 20 हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आज जो हमारा है लेक्चर नंबर 6, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। तो रिकॉल करें अगर आप, तो आप जानते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर ये कार्बोक्साइल एज अ फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप होगा कार्बोक्साइल। तो जब हम, आप जानते हो कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वही एक्टिव ग्रुप्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, या जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है वो डिपेंड कर रही होती है अपॉन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के जब हम फंक्शनल ग्रुप्स को देखते हैं तो हमें वहां पे 3 तरह के रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो यहां पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो 3 टाइप के रिएक्शंस देंगे। एक रिएक्शन वो वाले देंगे जिसमें हाइड्रोजन ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप इज इन्वॉल्व, यानी ये वाली हाइड्रोजन जो है वो इन्वॉल्व होगी कुछ केमिकल रिएक्शंस में। ठीक है। दूसरे रिएक्शंस हमें वो देखने को मिलेंगे इन विच OH ग्रुप इज इन्वॉल्व। कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होंगे जिनके अंदर ये OH, ये जो कंप्लीट ग्रुप है, यही हमारे पास जो है वो रिएक्शन देगा, यानी ये OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये इन्वॉल्व होगा। और तीसरे हमारे पास कुछ रिएक्शंस होंगे जिसमें ये कार्बोक्साइल ग्रुप पूरे का पूरा जो है वो रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होगा। ठीक है। तो इन 3 जो आपके पास रिएक्शंस हैं इनको हम सेपरेटली अलग अलग से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से रिएक्शंस हैं जिनमें H ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व होता है, कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें जो है वो कार्बोक्साइल ग्रुप इन्वॉल्व होता है, और कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं जिनके अंदर सिर्फ OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व होता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले वाले रिएक्शन से, इन विच हाइड्रोजन ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप इज इन्वॉल्व। ठीक है। तो अब बच्चों, आपने जब हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर। और एसिडिक क्यों है? क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पे ये पोलैरिटी है, पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो ये एसिड लाइक बिहेवियर शो करते हैं। और जब एसिड लाइक बिहेवियर शो करेंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे और ये डिसोसिएट हो जाएंगे और आपके पास बना देंगे कार्बोक्सिलेट आयन, और ये H+ यहां से डोनेट कर देंगे। ठीक है। तो अभी जैसे हम फर्स्ट रिएक्शंस की बात कर रहे हैं कि रिएक्शंस इन विच हाइड्रोजन ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप इज इन्वॉल्व, तो वो जो रिएक्शंस होंगे वो हमारे पास ऐसे टाइप के रिएक्शंस होंगे जिसमें ये जो हाइड्रोजन है ये प्रोटॉन की फॉर्म में निकल जाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे रिएक्शंस होंगे इन विच कार्बोक्सिलिक एसिड बिहेव लाइक एसिड्स। ठीक है। और अगर ये एसिड लाइक बिहेव करेंगे इन रिएक्शंस में, तो इट मींस ये क्या करेंगे, किसी ना किसी बेस के साथ इंटरैक्ट करेंगे। और आप जानते हो एक टाइप ऑफ रिएक्शन होता है जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जो कि एसिड और बेस के दरमियान होता है, और उसके रिजल्ट में क्या बनेगा, साल्ट। हम ये भी कह सकते हैं कि ये ऐसे रिएक्शंस होंगे जिनके अंदर क्या होगा, साल्ट फॉर्मेशन। ठीक है। तो जो रिएक्शंस जिनमें ये जो हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज इन्वॉल्व, तो उनके अंदर आपके पास एक तो ये होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड लाइक बिहेवियर शो करेंगे, और साथ साथ वो चूंकि एसिड लाइक बिहेवियर शो कर रहे हैं तो किसी न किसी बेस से रिएक्ट करेंगे, और बेस से रिएक्शन के रिजल्ट में वो साल्ट बनाएंगे। ठीक है। तो यहां हम कुछ रिएक्शंस देखते हैं जिनके अंदर ये प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहा है। तो सबसे पहला रिएक्शन है कि अगर हम कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, फॉर एग्जांपल ये हम ले लें एसिटिक एसिड, और उसको हम किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इंटरैक्ट करा दें, जैसे हम करा दें रिएक्शन उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है। तो उसके रिजल्ट में एक साल्ट बनेगा, ये वाला, जिसको हम कहते हैं सोडियम एसीटेट, और साथ वाटर बनेगा। ठीक है। यानी एसिड बेस टाइप रिएक्शन होगा जिसके रिजल्ट में एक साल्ट बनेगा और साथ वाटर बनेगा। ठीक है। तो अब इस रिएक्शन में हुआ क्या है, हुआ ये है
कि यहाँ पे ये जो H प्लस है ये यहां से रिमूव हो गया है और उसकी जगह ले ली है यहाँ पे Na पॉजिटिव ने, और यहां से ये जो H रिलीज हुआ है, यहां से H और ये जो OH है, इन दोनों ने मिलके वाटर मॉलिक्यूल बना लिया। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होगा, यहां से प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा और उसकी जगह सोडियम आयन ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम आयनिक फॉर्म में लिखें तो ये नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, सोडियम आयन इसकी जगह पे ले लेगा और ये जो OH है ये इस H के साथ मिलके वाटर बना देगा। ठीक है, तो पहला ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ इंटरेक्शन के रिजल्ट में साल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। ठीक, एक और रिएक्शन देखते हैं। आप जानते हो कि कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स वगैरह जो होते हैं ये भी आपके पास वीकली बेसिक होते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इनके साथ भी इंटरेक्शन कर देता है। जैसे अगेन यहाँ पे हम एसिटिक एसिड लें और उसका रिजल्ट में हम उसके साथ रिएक्शन कराएं हम सोडियम कार्बोनेट का, तो उसके रिजल्ट में सोडियम एसीटेट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ये बबल आउट हो रही होती है रिएक्शन में, जिसको हम एक फिनोमेना होता है जिसको हम कहते हैं एफरवेसेंस। ठीक है, जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि आप चिल्ड हुई कोल्ड ड्रिंक जो है वो ओपन करें तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बबल आउट हो रही होती है। सेम केस होता है कि अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को जो है वो पोर करें या इसके रिएक्शंस को मिक्स करें सोडियम कार्बोनेट को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड आपको इवॉल्व होती हुई यानी एफरवेसेंस उसकी नजर आएंगी। ठीक है, तो ये भी एक एसिड बेस्ड टाइप रिएक्शन है जिसके अंदर का जो है वो साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और एडिशन में साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी। ठीक है, तो ये एक सोडियम का कार्बोनेट है जिससे जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ने इंटरैक्ट किया और साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ठीक है, इसी तरह से बाइकार्बोनेट्स के साथ भी इंटरेक्शन होगा और बाइकार्बोनेट से भी सेम जो है वो प्रोडक्ट्स बनेंगी। यानी जब भी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे यहाँ पे हम एसिटिक एसिड ले रहे हैं, ये जब इंटरेक्ट करेगा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, या जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब ये रिएक्शन कराएगा तो उसके रिजल्ट में यहां पे बनेगा सोडियम एसीटेट यानी कि साल्ट और साथ वाटर और अगेन कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे गैसेस फॉर्म में यानी बबल आउट होगी, एफरवेसेंस आपको नजर आएंगी। ठीक है, तो ये दो रिएक्शंस होंगे जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एक्ट करेगा एज अ एसिड, और इसमें असल में होगा क्या कि ये हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होगा मेटल से। ठीक है, सोडियम आयन से। ठीक, तीसरा है रिएक्शन विद मेटल्स। आप जानते हो कि जो एसिड्स होते हैं उनकी एक एबिलिटी होती है टू रिएक्ट विद मेटल्स, और मोस्टली जो एक्टिव मेटल्स होती हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्शन करती हैं जिसके रिजल्ट में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ये एबिलिटी भी रखते हैं कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड कोई सा भी ले लें और उसको हम सोडियम मेटल के साथ इंटरेक्शन कराएं तो वो अगेन साल्ट बनाएगा, सोडियम एसीटेट। ठीक है, सोडियम एसीटेट बनाएगा और साथ हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज होगी। ठीक है, तो ये तीन जो है वो एग्जांपल्स हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके अंदर OH जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन एटम है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, वो इन्वॉल्व हो रहा है, जिसके अंदर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिड लाइक बिहेवियर शो कर रहे हैं, और एसिड लाइक बिहेवियर शो करने की वजह से वो क्या कर रहे हैं, बेसिस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं जिसके रिजल्ट में साल्ट और वाटर बना रहे हैं, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं जिसके रिजल्ट में साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहे हैं, और तीसरा जो है वो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे जिसके रिजल्ट में साल्ट और हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों आते हैं हम सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शंस पे। अब कार्बोक्सिलिक एसिड जो दूसरी टाइप के रिएक्शंस देते हैं वो देते हैं रिएक्शंस इन विच OH ग्रुप इज इन्वॉल्व। आप जानते हो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो हमने पहले भी बात कर चुके हैं इस पे कि कार्बोनाइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का सम होता है। तो अब कई ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें ये OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो बच्चों ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व होगा, OH ग्रुप इन्वॉल्व होगा, इसमें कुछ बातें हैं जो आपने ध्यान से सुननी है कि इसके अंदर जब OH ग्रुप इन्वॉल्व होगा तो ये किस टाइप के रिएक्शन होंगे। ठीक है, तो जनरली अब होगा क्या कि अब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसमें
OH ग्रुप जब इन्वॉल्व होगा तो ये मोस्टली जो रिएक्शंस होंगे वो होंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और आप जानते हो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वो वाले रिएक्शंस, बच्चों इन बातों को गौर से सुनिएगा, कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वो वाले रिएक्शंस होते हैं इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। सो ये ऐसे रिएक्शंस होंगे जिसमें कोई ना कोई और जो है वो न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को यहां से रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो रिप्लेस करने के रिजल्ट में जो चीजें बनेंगी बच्चों, जो हमारा चैप्टर का सेकंड पार्ट है, अभी हम उसकी तरफ जा रहे हैं, जो इसको रिप्लेस करने के रिजल्ट में बनेगा वो बनेगा कोई ना कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव, ठीक है। और वो कैसे हो सकता है कि फॉर एग्जांपल इस OH ग्रुप को रिप्लेस कर सकता है कोई ना कोई OR ग्रुप, ठीक है। इसके अलावा यहां पे OH ग्रुप को रिप्लेस कर सकता है कोई ना कोई हैलोजन, ठीक है, जैसे Cl वगैरह। और इसके अलावा अगर NH2 वगैरह इसको रिप्लेस करते हैं तो फिर आपके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल डेरिवेटिव्स बन जाते हैं, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये वाले जो रिएक्शंस हैं जिनमें OH ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है, ये असल में हम ये भी कह सकते हैं कि दीज आर द प्रिपरेशन ऑफ फंक्शनल डेरिवेटिव्स, ठीक है, फंक्शनल डेरिवेटिव्स। हम इन रिएक्शंस को यूज करके कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स बना सकते हैं, जिनमें हमने एसाइल क्लोराइड वगैरह देखा था, एस्टर वगैरह देखे थे और अमाइड वगैरह देखे थे। वो कैसे होंगे कि अगर OH ग्रुप रिप्लेस हो जाता है OR ग्रुप से तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो एस्टर बनेगा, ठीक है। अगर OH ग्रुप किसी हैलोजन से रिप्लेस हो जाता है, लेट्स सपोज ये हैलोजन क्लोरीन है, तो वो आपके पास बन जाएगा एसिड क्लोराइड। और अगर वो OH ग्रुप NH2 से रिप्लेस हो जाता है तो वो आपका बन जाएगा अमाइड, ठीक है। तो ये दो बातें आपने लाजमी माइंड में रखनी है कि क्या होगा, ये वाले जो रिएक्शंस होंगे जिनमें OH ग्रुप इन्वॉल्व होगा तो ये असल में सब्स्टिट्यूशन टाइप रिएक्शंस होंगे, ठीक है। और जब डिफरेंट ग्रुप्स की सब्स्टिट्यूशन होगी तो रिजल्टेंट जो हमारे पास कंपाउंड बनेंगे वो बनेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है, यानी इसके फंक्शनल डेरिवेटिव्स। अब वो फंक्शनल डेरिवेटिव्स डिफरेंट हैं जो कि डिपेंड करते हैं कि यहाँ पे OH ग्रुप जो है वो किस ग्रुप से रिप्लेस हुआ है। अगर OH OR से रिप्लेस हुआ है तो वो आपके पास एस्टर बन जाएगा, अगर OH हैलोजन से रिप्लेस हुआ है तो वो एसिड हैलाइड बन जाएंगे, और अगर NH2 से रिप्लेस हुआ है तो वो एसिड अमाइड्स बन जाएंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पे आगे डिफरेंट रिएक्शंस देखते हैं जिनसे हम देखते हैं कि वो आपके पास प्रोडक्ट्स क्या बनेंगी। अब अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, या इसको हम पिरिडीन भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट ले रहे हैं, तो आपके पास जो रिजल्टेंट ये प्रोडक्ट बनती है इसको हम कहते हैं एसाइल क्लोराइड, ठीक है, जो कि एक डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। एसिड क्लोराइड बनेगा, साथ सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी और साथ HCl वगैरह बनेगा, ठीक है। अब बच्चों ये जो एसाइल क्लोराइड बना, यानी यहाँ पे असल में होगा क्या कि अगर हम इस SOCl2 को लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि S डबल बॉन्ड O है, एक Cl ये है, एक Cl हम यहाँ लिख दें, तो क्या होगा, यहां से ये H निकलेगा, ये H और ये Cl HCl की फॉर्म में बन जाएंगे, ये जो O है ये इस SO के साथ मिलके SO2 बना देगा, और आपके पास जो ये सारा काम होगा ये पायरिडीन की प्रेजेंस में होगा, ठीक है। अब ये जो आपके पास एसाइल क्लोराइड बना है, ये आप नाम इसको कैसे दोगे कि लेट्स सपोज यहाँ पे ये तो हमने जनरल लिखा हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे हम लेते हैं एसिटिक एसिड, एक स्पेशल हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, यहाँ पे अगर हम एसिटिक एसिड बनाएंगे तो ये बनेगा एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड। और ये नाम हमने कैसे दिया, ये नाम हमने ऐसे दिया कि जो इक एसिड है, नाम के एंड पे इक एसिड, उसको हमने रिप्लेस किया है आइल
क्लोराइड के साथ, YL और क्लोराइड। ठीक है, जैसे बच्चों यहां पे एसिटिक एसिड था, ये आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड था वो था एसिटिक एसिड, तो एक एसिड को अगर हम रिप्लेस कर दें वाइल क्लोराइड के साथ तो ये बन जाएगा एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, जो कि एक फंक्शनल डेरिवेटिव है। और बच्चों आगे हम अगर इसको मजीद डिस्कस करेंगे तो हम आगे चल के बात करेंगे कि जो एसिटाइल क्लोराइड्स होते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। फिर इनसे भी एसिटाइल क्लोराइड वगैरह या एसाइल क्लोराइड्स जो हैं इनसे भी हम बाकी फंक्शनल डेरिवेटिव्स को बना सकते हैं। ठीक है, एक तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड से उसके डेरिवेटिव्स को बना सकते हैं, एक हम एसिटाइल क्लोराइड्स वगैरह को भी हम यूज कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फंक्शनल डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमने रिएक्शन पढ़ा उसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट किया थायोनाइल क्लोराइड के साथ, तो क्या हुआ OH ग्रुप जो है वो बच्चों रिप्लेस हो गया है। यहाँ पे ये OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा क्लोराइड से। ठीक है, क्लोरीन से। तो OH ग्रुप जब क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा एसाइल क्लोराइड, और अगर वो एसिटिक एसिड आपने लिया हुआ है तो कंपाउंड होगा एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसी टाइप के रिएक्शन में सेकेंड रिएक्शन हम करते हैं जिसमें हम OH ग्रुप को रिप्लेस करेंगे, यानी जो OH ग्रुप है इसको हम रिप्लेस कर देंगे OR ग्रुप से। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो कंपाउंड बनेगा रिजल्टेंट उसको हम कहेंगे एस्टर। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ एस्टर ये हम देखते हैं, इसका हम मैकेनिज्म वगैरह भी देखेंगे कि कैसे हम ये प्रिपेयर कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, जब एक कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमारे पास ये जो OH ग्रुप है ये OR ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है और साथ वाटर मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, यहां पे बच्चों असल में चेंज क्या आ रहा है ये आप याद रखिएगा कि आप ऐसे कह सकते हो कि ये आपके पास है, हम अल्कोहल को ऐसे भी लिख सकते हैं HO और ये R। ठीक है, तो ये OH यहां से अगर निकल जाए और ये H यहां से निकल जाए तो ये यहां से वाटर के फॉर्म में सेपरेट हो जाएंगे, और ये जो OR है ये यहां पे इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, और यूं OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा OR से, जिससे रिजल्टेंट आपका एक और कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल डेरिवेटिव बनेगा जो कि क्या है, एस्टर। ठीक है, एस्टर का जनरल स्ट्रक्चर ये होता है, जनरल जो फंक्शन ग्रुप होता है वो होता है C डबल बॉन्ड O एंड OR। ठीक है, अब ये जो हम पढ़ रहे हैं स्टेरिफिकेशन, इस रिएक्शन को हम स्टेरिफिकेशन कहते हैं, यानी प्रिपरेशन ऑफ एस्टर कहते हैं, और इसको हम फिशर स्टेरिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम है फिशर स्टेरिफिकेशन। हम मैकेनिज्म की तरफ जाएंगे। अब अगर लेट सपोज यहां पे हम जो कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं वो एसिटिक एसिड लें, ठीक है, और उसका हम इंटरेक्शन करा दें, एक अल्कोहल भी एक स्पेसिफिक ले लेते हैं कि अगर हम उसका इंटरेक्शन कराते हैं एथेनॉल के साथ तो आपके पास जो रिजल्टेंट बनेगा एस्टर वो बनेगा, यहां पे CH3 आ जाएगा और यहां पे C2H5 आ जाएगा, यानी आपके पास जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी इथाइल एसीटेट। ठीक है, और ये नाम हम कैसे देते हैं, जो आपने अल्कोहल से ये जो ग्रुप लिया है ये वाला इथाइल, और ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है कार्बोक्सिलिक कंपाउंड से यहां से हम नाम लेंगे। ठीक है, तो यहां से हम लेंगे नाम इसका और एंड पे लगा देंगे 8, तो आपके पास नाम हो जाएगा इथाइल एसीटेट। ठीक है, अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो ये रिएक्शन जो है वो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो आप जानते हो हमने जनरल भी बात की हुई है कि जब भी कोई रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हो रहा होता है तो फर्स्ट स्टेप उसमें मोस्टली प्रोटोनेशन होता है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा, देखो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसके अंदर ये जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन है इसके पास यहां पे 2 लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो स्टेप 1 में क्या होगा, ये ऑक्सीजन, बच्चों इस मैकेनिज्म को आपने गौर से देखना है। ठीक है, और इसको लॉजिकली लेके चलना है, तो आप स्टेप बाय स्टेप करते हो तो आपके लिए आसानी रहती है। ठीक है, मैकेनिज्म्स को रटने की जरूरत नहीं है, ये मैथ्स की तरह है, आप सिंपली इनको
स्टेप बाय स्टेप लेके चलो तो आपको क्लियर हो जाता है। हाँ, प्रैक्टिस आपको जरूर करनी पड़ती है इनकी। तो क्या होगा, यहाँ पे जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन है, ये जो लोन पेयर है, ये इनके थ्रू अटैक करेगी इस प्रोटॉन पे और ये प्रोटॉन को पिक कर लेगी। ठीक है, जब पिक कर लेगी तो रिजल्टेंट आपके पास ये बनेगा। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 3 बॉन्ड बना रहा है, तो ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा। अब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उस पे इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी है वो इसको मजीद इलेक्ट्रोनेगेटिव कर देती है। ठीक है, अब ये जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा तो ये इस कार्बन टू ऑक्सीजन, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसको मजीद अपनी तरफ खींचेगा, और अपनी तरफ जब खींचेगा तो ये वाला जो कार्बन है ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा और ये ससेप्टेबल हो जाएगा फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक, यानी यहाँ पे कोई भी जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है वो आके अटैक कर सकती है। ठीक है, तो इस पे ये जो अल्कोहल जैसा वीक न्यूक्लियोफाइल है वो भी आके अटैक कर सकता है। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे अल्कोहल इस कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, और कैसे करेगा कि जो अल्कोहल का ऑक्सीजन है उसके पास भी लोन पेयर्स हैं, वो अपने लोन पेयर्स के थ्रू अटैक करेगा इस कार्बोनाइल कार्बन पे। जब वो अपने लोन पेयर्स के थ्रू इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड जो है ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, जो कि इसके पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, और इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, और ये वाला जो यूनिट है, ये वाला जो अल्कोहल है, ये इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसी से आगे चलते हैं। यहाँ पे तो जब अल्कोहल ने अटैक किया कार्बोनाइल कार्बन पे तो वो पूरा का पूरा अल्कोहल यहां अटैच हो जाएगा। ठीक है, यहां पे जो ऑक्सीजन डिस्टेबलाइज हुआ था, यहां से डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होने की वजह से वो अब स्टेबल हो गया है। ठीक है, अब यहां पे आपके पास बन गया, ये बाकी चीजें तो स्टेबल है, लेकिन ये वाला ऑक्सीजन यहां पे 3 बॉन्ड बना रहा है और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मींस ये ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा। अब इसको स्टेबल करने के लिए जो कंजुगेट बेस होगी उस एसिड की वो आएगी। ठीक है, और वो आके इस प्रोटॉन को पिक कर लेगी। ठीक, अब जब प्रोटॉन को पिक कर लेगी तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे और यूं ऑक्सीजन स्टेबलाइज हो जाएगी इस फॉर्म में। ठीक है, अब जब ये इस फॉर्म में आ जाएगी तो अब ये वाला जो OH है इसके पास जो ऑक्सीजन है, इसके लोन पेयर्स अटैक करेंगे प्रोटॉन पे और इनकी प्रोटोनेशन हो जाएगी, यानी जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH ग्रुप। अब बच्चों याद रखो कि यहाँ पे असल में हमने इस OH ग्रुप को रिप्लेस करना है, निकालना है। ठीक है, लेकिन OH ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप नहीं होता, इसको अगर हमने यहाँ से रिमूव करना है तो इसको किसी गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अक्सर हम ऐसे करते हैं कि इसकी प्रोटोनेशन करवा के इसको वाटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इजीली वहां से फिर हम रिमूव कर देते हैं। अब इस स्टेप में यही होगा कि जो हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन है ये यहां से अटैक करेगी प्रोटॉन पे और प्रोटॉन को अपने साथ मिला लेगी। ठीक है, अब जब यहाँ पे प्रोटॉन को अपने साथ मिला लेगी तो ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल में, लेकिन अब यहाँ पे ऑक्सीजन अगेन 3 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो 3 बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, यानी ऑक्सीजन डिस्टेबलाइज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये OH2 बन गया, यानी वाटर बन गया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां से आगे हम देखते हैं। अब ये वाटर बन गया है और वाटर एक गुड लिविंग ग्रुप है, इसको निकाला जा सकता है। तो क्या होगा, ये वाले जो ऑक्सीजन है इसके लोन पेयर इसको पुश करेंगे निकालने के लिए, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे और ये वाला वाटर मॉलिक्यूल लिविंग ग्रुप के तौर पे यहां से लीव कर जाएगा। ठीक है, जब ये लीव कर जाएगा तो फिर आपके पास ये वाली स्पीशी बन जाएगी। अब चूंकि यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां पे आए थे तो यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब 2 बॉन्ड इधर है, एक इधर, ऑक्सीजन अगेन 3 बॉन्ड बना रहा है तो डिस्टेबलाइज हो जाएगा, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहां से वाटर मॉलिक्यूल लिविंग ग्रुप के तौर पे लीव कर गया था। ठीक है, अब आप जानते हो कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो उसके ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं, तो अब इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए ये लोन पेयर्स आएंगे और यहां से इस प्रोटॉन को पिक कर लेंगे। ठीक है, अब जब इस प्रोटॉन को पिक कर लेंगे तो ये वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स यहां पे शिफ्ट होने से ऑक्सीजन स्टेबलाइज हो जाएगा और ये वाला ग्रुप तो पहले से स्टेबलाइज्ड है, तो आपके पास रिजल्टेंट
एस्टर बन जाएगा, ठीक है, यानी इथाइल एसीटेट, प्लस ये H2O और H प्लस H3O पॉजिटिव यानी एसिड जो आपने एज अ कैटलिस्ट लिया था वो आपको एट द एंड दोबारा से मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। सो आपने इस मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप और लॉजिकली लेके चलना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो आपने यहाँ से स्टार्ट लेना है, ये इसका स्टेप 1, देन स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 और स्टेप 6, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से इस तरह से लेके चलना है, ठीक है। एक दफा दोबारा से ओवरव्यू देख लें इसका कि यहाँ पे हो क्या रहा है। पहले स्टेप में प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनाइल ऑक्सीजन होगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब कार्बन जो है वो ज्यादा ससेप्टेबल हो जाएगा फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगी। कौन सी वाली ऑक्सीजन? जो अल्कोहल आपने लिया है उसकी ऑक्सीजन यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगी, यानी न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और इसके साथ अटैच हो जाएंगे। इसके यहाँ पे अटैक करने से ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन स्टेबलाइज हो जाएगी। फिर क्या होगा, अब यहाँ पे ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा होगा, तो बेस जो है वो जो रिजल्टेंट कंजुगेट बेस होगी जो भी हमने एसिड डाला है उसकी, तो वो आके इस प्रोटॉन को पिक करेगी। इसको पिक करने से यहाँ से जब प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे और ये स्टेबलाइज हो जाएगा। फिर ये जो हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन है इसकी प्रोटोनेशन होगी और इसकी प्रोटोनेशन से यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा और इस वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से लीव कराने के लिए ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, यानी ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और ये लिविंग ग्रुप के तौर पे यहाँ से लीव कर जाएगा, ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल लीव कर जाएगा तो अगेन ऑक्सीजन के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा और इसके को स्टेबल करने के लिए फिर वाटर मॉलिक्यूल अपने लॉन पेयर्स को यूज करके यहाँ से प्रोटॉन पिक करेगा और ये वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। यो आपका ये एक स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा यानी एस्टर बन जाएगा और साथ H3O पॉजिटिव रिलीज होगा। तो बच्चों आज हमने 2 टाइप ऑफ रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कस किए हैं। एक हमने वो वाले डिस्कस किए हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन एटम जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है, यानी जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक बिहेवियर शो कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरे बच्चों हमने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस वो वाले डिस्कस किए हैं कि जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है। और बच्चों ये जो OH ग्रुप जिन रिएक्शंस में इन्वॉल्व हो रहा है ये मोस्टली वो वाले रिएक्शंस होते हैं जिससे हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आती हैं वो फंक्शनल डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी फंक्शनल डेरिवेटिव बनाने हैं तो आप कोई सा भी न्यूक्लियोफाइल वगैरह लेते हैं तो उससे आप OH ग्रुप को रिप्लेस करा देते हैं। तो OH ग्रुप को आप जिस भी ग्रुप से रिप्लेस कराएंगे तो रिजल्टेंट आपके पास फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो रिजल्टेंट आपके पास फंक्शनल डेरिवेटिव्स बनते जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया तो OH ग्रुप क्लोरीन से रिप्लेस हो गया और आपके पास जो बना वो एसिड क्लोराइड बना या एसाइल क्लोराइड बना, ठीक है। और जब आपने अल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का इंटरेक्शन कराया तो फिर क्या हुआ, जो OH ग्रुप है वो इस अल्कोहल के OR ग्रुप से, यानी यहाँ पे जो भी होगा अल्काइल ग्रुप वो यहाँ पे रिप्लेस होगा, तो ये इसके रिप्लेस होने से आपके पास एस्टर बना है। और इस मेथड को, इस रिएक्शन को हम कहते हैं फिशर स्टेरिफिकेशन। हाँ, यहाँ पे एक बात बच्चों याद रखनी है कि यहाँ चूंकि जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे अल्कोहल है, तो इसके लिहाज से जो अल्कोहल की रिएक्टिविटी को अगर हम देखें तो यहाँ पे मेथनॉल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर कोई भी प्राइमरी अल्कोहल रिएक्टिव होगा, फिर सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो इस तरह से जो जो बल्की ग्रुप ज्यादा होते जाएंगे तो रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। रीजन क्या है कि यहाँ पे अल्कोहल ने एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करना है, तो अगर न्यूक्लियोफाइल बल्की ग्रुप साथ होगी तो फिर स्टेरिक हिंड्रेंस आएगी और स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी बढ़ती जाएगी इतनी इनकी रिएक्टिविटी जो है वो फिशर स्टेरिफिकेशन के लिए लो होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा मेथनॉल, फिर कोई सा भी प्राइमरी अल्कोहल, फिर कोई सेकेंडरी अल्कोहल और फिर लास्ट पे जो है वो टर्शियरी अल्कोहल आएंगे। तो इस तरह से इनकी रिएक्टिविटी लो हो जाएगी। इसको आपने एक दफा देख लेना है, रिएक्शन मैकेनिज्म्स की लाजमी तौर पे प्रैक्टिस कर लेनी है। वमा अलैना इल्लल बलाग।